हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, आज हम सीडीपी के कुछ पेडागोजी क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसी सीक्वेंस में आज हम हाजिर हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में समझा था, अगर वो पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट हो गए हैं तो पेडागोजी के आधे क्वेश्चंस लगभग आप बहुत इजीली लगा पाएंगे। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्क्रीन पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि। सीखना किसे कहते हैं? लर्निंग। सक्रिय यानी कि एक्टिव प्रोसेस है। क्यों सीखना सक्रिय क्यों है? सक्रिय कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। तो हमें इसमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना है। ढूंढते हैं। ए ऑप्शन है, सीखना तब होता है जब शिक्षार्थी को कुछ जानकारी दी गई हो। ये तो हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स में हमने देखा था कि जानकारी, फैक्ट्स, परिभाषाएं नेगेटिव होते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बी, सीखना याद करना आ गया, आगे की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव हो गया। सी, ज्ञान पर कार्य करते हुए शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। बात ठीक है, ज्ञान का निर्माण करते हुए ज्ञान ज्ञान का निर्माण करता है, मतलब बच्चा खुद से ज्ञान बनाता है। ऑप्शन ये वाला हमारा ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन पढ़कर देखते हैं। सीखना मुख्य रूप से जैविकीय कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये बात भी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि सीखना मुख्यतः जैविकीय नहीं बल्कि जैविकीय, आनुवंशिकता, पर्यावरण सभी कारकों द्वारा निश्चित होता है। तो मुख्य रूप से तो कोई बात नहीं होती। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। विद्यार्थी क्या करता है? ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये हमने पॉजिटिव पॉइंट्स में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक सीखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, जब भी भूमिका की बात आती है, किसी की भी भूमिका, किसी में भी भूमिका निभाने की बात, तो ना तो केवल आनुवंशिकता होगी, केवल वर्ड आ गया है। भौतिक आधारभूत संरचना, इसमें भी केवल भौतिक की बात करी गई है, ये भी नहीं होगी। सामाजिक संदर्भ तथा संवेग, दो चीजों की बात हो रही है, हो सकता है। एंड नेक्स्ट, परिपक्वता तथा शारीरिक छवि। देखो, सीखने से का शारीरिक छवि से कोई इतना मतलब नहीं है। एग्जाम्पल इसका अगर लेते हैं हम, एक बच्चा बहुत सुंदर है और एक बच्चा कम सुंदर है, तो क्या उसको कोई सीखने के ऊपर फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं। शारीरिक छवि, छवि मतलब इमेज उसकी, शारीरिक छवि का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामाजिक संदर्भ तथा संवेग। हम कैसे समाज में रह रहे हैं वो हमें सीखने को प्रभावित करेगा। क्या हमारे संवेग हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं उस समय, वो हमारे सीखने को प्रभावित करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियां बना लेते हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए मतलब पॉजिटिव ढूंढना है। ए ऑप्शन, बच्चों की युक्तियों पर ध्यान ना देकर, बच्चों पर ध्यान नहीं देना, गलत बात है, आगे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव हो गया। बच्चे की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ चर्चा करना। चर्चा और संवाद पॉजिटिव होता है हमेशा, पॉजिटिव पॉइंट्स में हमने पढ़ा है। सी, बच्चों को ऐसा ना करने के लिए एक लंबा भाषण देना, बिल्कुल गलत। लंबा भाषण दे दोगे आप? नहीं। डी, पाठ्य पुस्तक में लिखित प्रक्रिया को कड़ाई से पालन करना, बिल्कुल गलत बात है। केवल पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ हो गई? नहीं। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, चर्चा करना, संवाद करना, बच्चों की युक्तियों को समझना। मुझे नहीं लगता शायद अभी तक किसी को भी कोई दिक्कत होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तब क्या होता है? तब ए, उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना, गलत बात है। बच्चे की मातृभाषा को तो महत्व देना है हमें, ये हमने पॉजिटिव पॉइंट्स में पढ़ा था। बी, उनके अभिभावकों को बताना कि वे घर पर केवल, केवल वर्ड आ गया, निगेटिव हो गया, केवल के आते ही देखना ही नहीं आगे हमें। सी, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे की मातृभाषा को महत्व मिलना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही है। लेकिन डी भी पढ़ते हैं, विद्यालय की भाषा में ना बोलने के लिए उन पर अर्थदंड लगाना चाहिए। दंड तो हमें देना ही नहीं है।
अर्थदंड शारीरिक दंड मतलब ही नहीं होता। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? हमें पॉजिटिव ढूंढना है। ये ऑप्शन है अधिगम के प्रति बच्चे की अभिप्रेरणा को मापना, मतलब बच्चा कितना अभिप्रेरित है, कितना मोटिवेटेड है, इस चीज को मापना। सही बात है ये तो, कि हमें बच्चे की मोटिवेशन पता लगानी होती है, बच्चा मोटिवेटेड है भी या नहीं, सीखना चाहता भी है या नहीं, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। बच्चों पर तैयारी का नियम लागू करना, नियम नेगेटिव हो गया। बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव में लिखा हुआ है साफ साफ, ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो है। बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान न देना, गलत बात है, ध्यान तो हमें देना है, पूर्व अधिगम को नए अधिगम से जोड़ना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, बच्चे के प्रति अधिगम के प्रति बच्चे के अभिप्रेरणा को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है मतलब हमें निगेटिव ढूंढना है, नहीं, नॉट। ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। केवल वर्ड आ गया, यही नेगेटिव है, केवल वर्ड आ गया यही नेगेटिव, और नेगेटिव ही हमें ढूंढना। तो ऑप्शन ए सही हो गया। आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तत्परता का नियम है ये तो, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि जब तक बच्चे खुद से सीखने के लिए तैयार नहीं है, हम कुछ भी कर लें बच्चे नहीं सीख सकते। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये बात भी ठीक है कि मोटिवेशन तो जरूरी है। कौन सा गलत है? केवल कक्षा में सीखते हैं, और हमें इसमें गलत ही बताना। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? इस तरीके के क्वेश्चन अब सीटेट में ज्यादा आते हैं, कंडीशन बेस्ड, कि कौन सी रणनीति होनी चाहिए हमारी। रणनीति अपनाना चाहिए मतलब पॉजिटिव ढूंढना है या नेगेटिव, पहली चीज यही सोचते हैं, तो इसमें ढूंढना है हमें पॉजिटिव। अब ढूंढते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने, अंक तो नेगेटिव होता है, प्रोत्साहित पॉजिटिव है, लेकिन अंक लाना तो नेगेटिव है। ऑप्शन ए तो नेगेटिव हो गया। बी, प्रत्येक गतिविधि में के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड, दंड आ गया, नेगेटिव हो गया, आगे देखना ही नहीं है। सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना। बिल्कुल ठीक बात है ये, कि रुचियों के अनुसार लक्ष्य भी निर्धारित करे बच्चा, और उन्हें पाने के लिए टीचर सहायता भी करे। तो ऑप्शन सी सही है। डी पढ़ते हैं, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के कठोर मानदंड, कठोर मानदंड निगेटिव है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, पॉजिटिव ढूंढना है, जहां, कहां सबसे अच्छे बच्चे सीख सकते हैं, मतलब बच्चे कहां सबसे ज्यादा बढ़िया सीख सकते हैं। ऑप्शन ए, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणितीय की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही वर्ड आ गया, निगेटिव हो गया, केवल मात्र ही, ओनली, निगेटिव है ये तो। बी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय, विद्यार्थी निष्क्रिय हो सकते हैं क्या? निगेटिव है ये तो। सी, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। वेरी गुड, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, कि बच्चों को हमें ये अनुभव करवाना है कि बच्चे महत्वपूर्ण हैं, बच्चे भी हमारे लिए जरूरी हैं। ये ऑप्शन सही है। डी पढ़ते हैं, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी, शिक्षक केंद्रित तो वैसे भी नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया ये, ठीक है। तो कौन सा पॉजिटिव होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? बच्चों को प्रोत्साहित करना है, तो एक टीचर इनमें से क्या बात कहे कि बच्चे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, इंटरनली मोटिवेटेड हों, ना कि बाहरी रूप से।
कैसा क्या कहे टीचर, पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, काम पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। टॉफी मिलेगी, टॉफी तो बाहर से मिलेगी ना, कोई और देगा टॉफी, तो ये क्या होगी, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा होगी। ये क्या होगी, ये होगी बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। बी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। क्या किसी और की बात करी है टीचर ने? नहीं, केवल और केवल बच्चे की बात करी है। इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, केवल बच्चे की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, आंतरिक। और हमसे आंतरिक की बात ही करी है, भीतरी की बात ही करी है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन सी पढ़ते हैं। चलो इसे उसके करने से किसी और की बात हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगी, बाह्य। डी, तुम उसके जैसे के जैसे मतलब किसी और से तुलना कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, बाह्य। हमसे भीतरी पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु, अध्ययन के लिए अध्ययन इंपॉर्टेंट है ये वाला, सीखने के लिए सीखना, केवल नंबर लाने के लिए नहीं, सीखने के लिए सीखना करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। प्रोत्साहित करना है, पॉजिटिव ढूंढना है, आंतरिक रूप से। ये भी लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसी की तरह है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। मदद करना पॉजिटिव होता है, और व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित हम कर सकते हैं कि एक बच्चा, सपोज एक बच्चे का लेवल डाउन है, तो हम उसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि ये बच्चा इतना कर ले। जो बच्चा टॉपर है उस बच्चे के लिए अलग लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो सही है हमारा। बी, साफ दिखाई देने पड़ने वाले इनाम देकर, इनाम नेगेटिव होता है, पुरस्कार दंड नेगेटिव होता है। सी, उनमें चिंता और डर पैदा करके, डर पैदा करना तो नेगेटिव है, साफ दिख रहा है। प्रतियोगात्मक परीक्षण से परीक्षा अंक ग्रेड नेगेटिव होता है। तीनों नेगेटिव है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। इसमें भी हमें पॉजिटिव ढूंढना है। पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। दंडात्मक, दंड तो हमें देना ही नहीं है, नेगेटिव है। बी ऑप्शन, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में परीक्षा अंक नेगेटिव आ गया, आगे देखना ही नहीं है। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, जिज्ञासु वर्ड पॉजिटिव होता है, लिखा हुआ है ये वाला, करवाया हुआ है। जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना, ये भी देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला सीखने के लिए सीखना, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डी क्या है, रटकर याद करना, निगेटिव है। तीनों निगेटिव है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं सी टेट के लिए, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक एक क्वेश्चन समझकर चलिए। और एक बात मैं और कहूंगा आपसे कि आपको आंसर याद नहीं करना, समझना है, क्योंकि पेडागोजी में कभी सेम क्वेश्चन नहीं बनता, उस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप समझ रहे हैं, उन चीजों को पकड़ पा रहे हैं कि हमें आंसर कैसे लगाना है, तो आप कर लेंगे बहुत इजीली। और मैंने पहले ही दिन कहा था, पहली वीडियो में कहा था, एलिमिनेशन मेथड यूज करो आप। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ऑप्शन को हटाना सीखो। 3 ऑप्शन आप हटा दोगे, सही आंसर आपके सामने खुद ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा मतलब पॉजिटिव ढूंढना है। ए है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सही बात है, ये तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम मतलब इंडिविजुअल लर्निंग। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम का मतलब होता है हर बच्चा अलग अलग पढ़ रहा है, पॉजिटिव है ये। बी, प्रतियोगात्मक कक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, निगेटिव। सी, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन हमेशा निगेटिव होता है। तुलनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है तुलना करना बच्चों की, एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करना, निगेटिव है वो तो। और शारीरिक दंड, ये तो साफ दिख ही रहा है, निगेटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में, विविध मतलब होता है ऐसी कक्षा जिसमें हर प्रकार के बच्चे हैं,
एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। एक विविध कक्षा है, उसमें टीचर को कुछ अपेक्षाएं हैं बच्चों से, कुछ उम्मीदें हैं बच्चों से। तो टीचर की उम्मीदें, टीचर की एक्सपेक्टेशंस बच्चों के लिए क्या काम करेंगी, वो हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए, अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी चाहिए। गलत बात है ये तो, कि हर चीज का संबंध तो कुछ ना कुछ होता है। सपोज एक टीचर बच्चों से कह रही है कि बेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम इस बार 100 आउट ऑफ 100 लाओगे, तो क्या उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों के ऊपर? फर्क तो पड़ेगा, संबंधित तो है। बी, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। गलत बात है ये भी, प्रभाव तो छोड़ती है, या तो पॉजिटिव प्रभाव छोड़ेगी या निगेटिव छोड़ेगी, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ये बात ठीक है। बच्चों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है टीचर की अपेक्षाएं, जो उसकी उम्मीदें रहती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती है। गलत बात है, एकमात्र निर्धारक नहीं होती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल और केवल यही है, एकमात्र मात्र केवल ही, ये तो नेगेटिव है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगी? शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है या गलत है, पहले तो हमें यह बताना है। क्वेश्चन समझिए पहले एक बार। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों, एक कक्षा ऐसी है जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग समाज के बच्चे हैं, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं। तो ऐसी कक्षा विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, मतलब विद्यार्थी ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। ये बात सही है या गलत है? गलत तो नहीं है। देखो, विविधता की बात जहां भी होगी, डाइवर्सिटी की बात जहां भी होगी, पॉजिटिव होगा। तो गलत वाले ऑप्शन तो आपको पढ़ने ही नहीं है, बी और डी तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब ए और डी की बात कर लेते हैं। सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। श्रेणीबद्ध मतलब कक्षा ज्यादा अच्छी दिखाई दे, ये तो हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। और डी क्या कहता है? क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि विविध कक्षा में बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें कूट ढूंढना होता है। कूट का मतलब ए बी सी डी, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन जिसमें सही होते हैं। पढ़ते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन ढूंढने हैं इसमें हमें। ढूंढते हैं। ए है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। निष्क्रिय, ये तो निगेटिव है, गलत हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। बच्चे समस्या समाधान करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चे। बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जीन प्याजे ने भी कहा था, लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, बिल्कुल ठीक बात है, अन्वेषक मतलब खोजकर्ता, ये बात भी ठीक है। तीनों ठीक है हमारे। बी सी डी, बी सी डी किस में होगा? इसमें तो ए आ रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, बी सी डी हमारे सही है, ऑप्शन ए हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं ना, सारे तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं लगभग, केवल एक दो तत्व नहीं करता, बाकी सारे ही करते हैं। पढ़ के देख लेते हैं एक बार। शिक्षार्थियों का उत्प्रेरण, बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चे कितने उत्प्रेरित हैं, कितने सीखने के लिए तैयार हैं, ये बात तो प्रभावित करेगी। शिक्षार्थी की परिपक्वता, ये बात भी ठीक है। मैच्योरिटी, बच्चा कितना मैच्योर है। सपोज हम फर्स्ट क्लास के वाले बच्चे को थर्ड क्लास का सिखाने लगे तो कैसे सीख लेगा वो? तो मैच्योरिटी भी प्रभावित करेगी। शिक्षण युक्तियां, बिल्कुल ठीक बात है, हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या हमारी स्ट्रेटेजी है, ये बात भी प्रभावित करेगी। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि बच्चे का स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। चारों चीज हमारी ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सार्थक अधिगम है। सार्थक मतलब होता है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? कि जिसका कोई अर्थ है, ऐसा अधिगम इनमें से कौन सा है? पॉजिटिव ढूंढना है हमें। ऑप्शन ए, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। लैंग्वेज टफ हो सकती है, लेकिन समझिए, देखो, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच, उद्दीपक यानी कि लालच, बच्चे लालच के माध्यम से सीख रहा है, लालच के माध्यम से उत्तर दे रहा है।
लालच और उत्तर के बीच हम साहचर्य बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। तो लालच तो बहुत अच्छी चीज नहीं मान सकते हम, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो बहुत अच्छा नहीं मान सकते हम। बी ऑप्शन देखते हैं, वयस्कों और अधिक सक्षम व्यक्तियों का अनुकरण। वयस्कों मतलब जो एडल्ट्स होते हैं, बच्चे अगर उनकी नकल करें, अनुकरण मतलब होता है नकल करना, इमिटेशन, इमिटेट करना। नकल करना तो सार्थक नहीं हो सकता बिल्कुल भी। बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि नकल करना सार्थक नहीं है, उसमें कोई भी अर्थ नहीं छिपा होता। सी, दी गई सूचना का निष्क्रिय, सूचना भी आ गया निष्क्रिय भी आ गया, निगेटिव हो जाएगा, ये तो देखना ही नहीं। डी, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। सार्थक की बात भी हो रही है और सक्रिय की बात भी हो रही है। बच्चे ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं बच्चे ज्ञान को निजी अनुभव से। तो ऑप्शन डी बेस्ट है इनमें। ऑप्शन ए भी ठीक कह सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन डी बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। शिक्षक के कार्यों में से नहीं है मतलब निगेटिव ढूंढना है हमें इसमें। ढूंढते हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। सूचना प्रदान करना तो नेगेटिव होता है, बात ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, ये तो पॉजिटिव है बिल्कुल, कि विद्यार्थियों की धारणाओं को हम जानते हैं मतलब जानना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है। हमें ढूंढना है नेगेटिव। सी, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। उच्चतर स्तर के प्रश्नों की अपेक्षा करना मतलब आप थर्ड क्लास वाले बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उच्चतर कक्षा यानी आंसर दे दे, कैसे दे देगा वो, ये तो बिल्कुल गलत है ना। और बिल्कुल गलत जो है वही हमारे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम बच्चों से अपनी कमी पता लगाना सीखते हैं मतलब सिखाते हैं। बच्चे ये सीखते हैं हमसे कि कैसे वो अपनी कमी का खुद से पता लगा सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। पेडागोजी में एक बात समझने की और होती है कि 4 ऑप्शन में से हो सकता है चारों ऑप्शन ही सही हो, या हो सकता है 2 या 3 ऑप्शन सही हो, या हो सकता है 2 या 3 ऑप्शन गलत हो। आपको ढूंढना होता है उनमें से बेस्ट कौन सा है। जैसे ऑप्शन ए भी अच्छा नहीं है, नेगेटिव है ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इजीली हो जाएगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सही कथन ढूंढने हैं जो विद्यार्थी की असफलता को दिखाते हैं कि असफलता क्यों होती है, बच्चा क्यों फेल हुआ, इस बारे में कौन से कथन सही है ये हमें बताना है। इसमें पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, विशेष जाति और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है, अगर हम किसी जाति या समुदाय की तो बात करते ही नहीं है शिक्षा में, तो ये तो निगेटिव है। हमें ढूंढना है सही यानी कि पॉजिटिव। ऑप्शन बी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, मतलब पुरस्कार नहीं दिए जा रहे इसलिए फेल हो रहे हैं बच्चे। बिल्कुल गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, पुरस्कार तो वैसे भी नेगेटिव है। सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ये बात ठीक है बिल्कुल कि बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस तरीके से हमने नहीं पढ़ाया। बच्चा फेल हुआ है इसका मतलब बच्चा नहीं टीचर फेल है, टीचर में कमी रही है। सीटेट इस बात को मानता है कि बच्चे की तो गलती कभी हो ही नहीं सकती, बच्चे को तो आप भगवान मान लो बिल्कुल कि जो कोई गलती कर ही नहीं सकता। बच्चा फेल हुआ है तो कहीं ना कहीं टीचर की गलती है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। ये बात भी ठीक है बिल्कुल कि बच्चा अगर फेल हुआ है तो इसका मतलब विद्यालय ने उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा। विद्यालय की कमी हो सकती है, टीचर की कमी हो सकती है, लेकिन बच्चे की कमी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन सी और डी हमारा ठीक है। तो ऑप्शन सी और डी है इसमें ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए मतलब हमें क्या ढूंढना है इसमें, निगेटिव ढूंढना है। देखते हैं। ऑप्शन ए है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र
एकमात्र, मात्र वर्ड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये क्या होगा? नेगेटिव, और हमें नेगेटिव ही ढूंढना था क्योंकि नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए। लेकिन बाकी देखते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है। व्यापक मतलब ब्रॉड, एक बड़ी प्रक्रिया है, ये बात तो ठीक है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सीखने में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, हमारा टारगेट होता है। डी, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अनअधिगम का मतलब होता है कि जब बच्चा कुछ गलती करता है, अधिगम सीखते हुए कुछ गलती करता है, तो वो क्या होगा? अनअधिगम। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। त्रुटियां महत्वपूर्ण होती हैं। नेगेटिव कौन सा हो जाएगा? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है, ये बात तो गलत है बिल्कुल, और गलत ही हमें बतानी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त है, पॉजिटिव ढूंढिए। ऑप्शन ए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, नेगेटिव है, परीक्षा तो नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या वर्ड नेगेटिव है, व्याख्या वर्ड तो नेगेटिव है, हो ही नहीं सकता। सी, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल गलत है। सभी प्रकार की हो ये तो जरूरी नहीं है ना भाई। कोई स्कूल तो ऐसा है कि उसमें बच्चों की फीस 10,000 रुपये है, कोई स्कूल ऐसा है जिसमें बच्चों की फीस 200 रुपये है। तो सभी प्रकार की शिक्षक सामग्री, ये बात तो जरूरी नहीं है। डी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। सारी चीज पॉजिटिव आ रही है। वास्तविक जीवन की बात जहां भी आ जाए पॉजिटिव है, बेस्ट ऑप्शन है। बातचीत आ रही है, पॉजिटिव है। मदद करनी चाहिए, पॉजिटिव है। सबसे अधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? मदद करना मतलब पॉजिटिव ढूंढिए आप इसमें। ऑप्शन ए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने और मॉनिटर करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है कि अनुशासन बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करने मतलब डिसिप्लिन बच्चों को ये सिखाता है कि अपनी शिक्षा को, अपनी एजुकेशन को कैसे आप रेगुलर कर सकते हैं, विनियमित कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। ये बात अनुशासन सिखाता है। ऑप्शन बी, चुप्पी साधे रहने के लिए, नेगेटिव है, चुप्पी साधना तो नेगेटिव होता है। सी, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। टीचर को डायरेक्शन देंगे क्या? नहीं। डी, बच्चों को उनके पास रटकर याद करने में, बिल्कुल गलत बात है। रटना तो नेगेटिव है वैसे भी। पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। विविध अधिगमकर्ता मतलब अलग अलग प्रकार के लर्नर्स, अलग अलग प्रकार के बच्चे के लिए सुगम्य, सुगम्य मतलब ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री जो सुगम्य, आसानी से प्राप्त की जा सके, ऐसा प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है इनमें से? ऑप्शन ए है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। देखो जब विविध की बात हो रही है तो केवल नैतिक विचारों पर तो ध्यान नहीं देंगे हम। शिक्षण व्यवसायिकता, व्यवसायिकता आ गया क्या? क्या शिक्षण जो है वो व्यवसायिक होता है? टीचिंग जो होता है क्या वो कॉमर्शियल होता है, पैसों के लिए पढ़ाते हैं? हो सकता है सही हो किसी के मन में, ये बात है, लेकिन इसे हम पॉजिटिव नहीं मान सकते, नेगेटिव होगा ये तो। ऑप्शन सी, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। केवल मानववादी की बात करेंगे, ना तो नैतिक की बात करेंगे, केवल ना मानववादी की बात करेंगे, ना शारीरिक की बात करेंगे, हम तो सबकी बात करते हैं, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अधिगम के सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक ये बात बिल्कुल ठीक है। सार्वभौमिक यानी कि अधिगम ऐसा हो जिसकी सभी जगह भूमिका हो, यूनिवर्सल हो। तो ऑप्शन डी हमारा बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। मतलब बच्चों ने पहले से कुछ सीख रखा था, टीचर का क्या करना चाह रहा है? केवल उसमें सुधार करना चाह रहा है। तो टीचर क्या कर रहा है? प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, मतलब पहले खुद से करके दिखा रहा है फिर सिखा रहा है बच्चों को। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण। अनुकरण मतलब नकल करना, टीचर नकल तो नहीं कर रहा, टीचर तो प्रदर्शन करके सिखा रहा है, तो अनुकरण तो नहीं हो सकता। अवलोकन, ये भी नहीं हो सकता, टीचर अवलोकन भी नहीं कर रहा। अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, चीजों को बारीकी से देखना, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं आ रहा। प्रदर्शन करना है इसमें तो। ऑप्शन सी,
संशोधन, संशोधन वो करना चाह रहा है ज्ञान में, मतलब पुराने ज्ञान में संशोधन, करेक्शन वो करना चाह रहा है। लेकिन ऑप्शन डी क्या है, प्रतिरूपण, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रतिरूपण मतलब होता है पैटर्न बनाना। टीचर क्या कर रहा है, प्रतिरूप बनाने की कोशिश कर रहा है, बच्चों के सामने कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रतिरूपण। अगर इसमें प्रदर्शन देना नहीं होता, केवल ये होता है सुधार लाने के लिए बच्चों को सिखा रहा है, तो क्या आंसर हो जाता है, संशोधन। लेकिन इसमें ये वर्ड दे दिया प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो प्रदर्शन देना किस में आ जाता है, प्रतिरूपण में। 24 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। लास्ट वीडियो में हमने 24 क्वेश्चंस पढ़े थे, इस वीडियो में भी हम 24 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। आई होप ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना स्कोर जरूर चेक करा करें कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, गलत क्वेश्चन सही करने के लिए उसी वीडियो को फिर से एक बार देखा करें, नेक्स्ट डे, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे फिर चेक करा करें कि मुझे भी ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। देखो, अगर आपने केवल एक बार वीडियो देख ली और उसे छोड़ दिया कि ठीक है जो क्वेश्चन गलत हुए हैं कोई बात नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप वही गलती दोबारा करेंगे फिर। तो जो आप गलती कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए उस वीडियो को आप फिर से देखें, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा सीटेट एग्जाम तक। आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी कि पेडागोजी में 75 आउट ऑफ 75 स्कोर आप इजीली करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ा रहे, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और संज्ञान क्लासेस की बाकी वीडियोज़ भी देखते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।